to do with this, please. Best friend. You're not gonna tell the वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं जिसका नाम है द वीकेंड अवे, जो 2022 में रिलीज हुई थी। एक औरत अपनी फ्रेंड के साथ वीकेंड के लिए क्रोएटिया जाती है, पर मिस्टीरियस तरीके से उसकी फ्रेंड का कत्ल हो जाता है। उसका कत्ल किसने और क्यों किया और क्या इस घटना में और भी कोई राज छुपे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में बैथ नाम की एक औरत को दिखाते हैं। बैथ का पति और उसका बच्चा लंदन में है और वो इस वीकेंड पर अपनी कॉलेज फ्रेंड से मिलने क्रोएटिया आती है। वो एक टैक्सी में उस रिजॉर्ट के लिए निकलती है जहाँ उसकी फ्रेंड ने उसको बुलाया होता है। टैक्सी ड्राइवर बैथ से बहुत ही अच्छी तरह बात करता है और कुछ ही देर में वो रिजॉर्ट पहुंच जाती है। ड्राइवर कहता है कि अगर आपको लोकल में कहीं जाना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, कोई बात नहीं। ये कहकर वो अपना कार्ड देता है। इतने में बैथ की फ्रेंड भाग कर आती है और बैथ को प्यार से गले लगा लेती है। फ्रेंड का नाम है केट। वो बताती है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, पर मेरा एक्स का क्रेडिट कार्ड अभी भी मेरे पास है और उसी के मैं मजे कर रही हूँ। बैथ कहती है कि सॉरी यार, तेरे डाइवोर्स के टाइम पर मैं तुझे देखने भी नहीं आई। डोंट वरी, अब तो आ गई हो ना, मुझे बड़ी खुशी है। बैथ केट को एक गिफ्ट देती है, पर उस माला के कुछ मोती डैमेज हो गए थे। बैथ इसके लिए भी माफी मांगती है, पर केट कहती है टूटने के बावजूद भी यह बहुत खूबसूरत है। ये कहकर वो तुरंत माला पहन लेती है। शाम को दोनों बाहर जाने के लिए रेडी होती हैं कि तभी बैथ का पति, जिसका नाम रॉब है, वो वीडियो कॉल करता है। दरअसल केट, बैथ और रॉब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर केट और रॉब के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे। इसीलिए केट के आते ही ज्यादा देर वो बात नहीं करता और कॉल काट देता है। अब दोनों सहेलियां नीचे आती हैं और रिजॉर्ट के मैनेजर सेबेस्टियन को हाय कहकर अंदर चली जाती हैं। केट बैथ को एक बड़े और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके जाती है क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो उसके एक्स का है, पूरे मजे लेना चाहती है। वो कई कॉस्टली डिशेस ऑर्डर करती हैं। बैथ पूछती है कि तुम्हारा डाइवोर्स वैसे हुआ क्यों। केट कहती है कि यार वो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तुम बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। बैथ कहती है कि यार छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन केट कहती है कि लाइफ में कभी एडजस्ट नहीं करना चाहिए, समझी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो डाइवोर्स कर दो। बैथ इसका कोई जवाब नहीं देती। इतने में केट को एक कॉल आता है और कॉल पर किसी पर वो चिल्ला रही होती है। वेटर आकर कहता है कि केट का क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है। शायद केट के एक्स को पता चल गया था कि केट उसके क्रेडिट कार्ड को यूज करके काफी मजे कर रही है, इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया होगा। केट अपने एक्स को कोसती है और खुद के पैसों से बिल पे करती है। बैथ कहती है कि मैं भी शेयर कर लेती हूँ, पर केट कहती है अरे नहीं, ये मेरा ट्रीट समझो। फिर दोनों एक क्लब में जाकर ड्रिंक करने का फैसला करती हैं और उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करती हैं। वो इन्हें पिकअप कर लेता है। रास्ते में बैथ पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ आपका काम कैसे चल रहा है। वो बताता है कि मैं सीरिया का रहने वाला हूँ, वहाँ युद्ध चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर टैक्सी चलाने लग गया। यहाँ मुझे अच्छी कमाई मिल जाती है। इस पर बैथ भी अपने बारे में बताती है कि वो अमेरिकन है, लेकिन पिछले 15 साल से लंदन में ही रहती है। अब क्लब पहुंचकर दोनों अंदर जाती हैं और मस्त डांस करने लगती हैं। दो आदमी इन्हें देख रहे होते हैं और केट उनके साथ दोस्ती कर लेती है। चारों मिलकर मस्त ड्रिंक करते हैं। केट बैथ से कहती है कि आज रात क्यों ना हम इनके साथ बिताएं, पर बैथ कहती है कि नहीं यार, ये गलत है, मेरे पति को पता चल गया तो बुरा होगा। केट उसे कन्विंस कर ही लेती है कि तुम्हारे हस्बैंड को वैसे बताएगा कौन, वो तो लंदन में है, अरे एक दिन एंजॉय करो। ये कहकर वो बैथ को और भी ड्रिंक करवाती है। बैथ को बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है और उसे केट की एक ही बात सुनाई देती है कि हम चारों रिजॉर्ट चलते हैं। उसके बाद तो बैथ को होश ही नहीं होता और ये सीन यहाँ पर होता है कट। अगली सुबह बैथ गहरे हैंगओवर में होती है और केट को पुकारती रहती है, पर केट कहीं नजर नहीं आती। बैथ हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं होती। एक जगह उसे टूटा हुआ ग्लास और खून दिखाई देता है। बैथ घबराकर रॉब को कॉल करती है, पर वो कहता है कि केट कॉलेज के दिनों से ऐसी ही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी। उसकी ये बात बैथ को अच्छी नहीं लगती और वो कॉल काट देती है। इतने में सेबेस्टियन आकर कहता है कि आपने तो 2 लोगों का कमरा बुक किया था, लेकिन कल रात आप 4 थे। बैथ उसे पैसे देने का वादा करती है और पुलिस स्टेशन जाकर केट की मिसिंग कंप्लेंट करती है, पर वो पुलिस इंस्पेक्टर ठीक से रिस्पॉन्ड तक नहीं करता। वो फिर रॉब को कॉल करती है तो वो बैथ को वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि केट के पीछे जाना बेकार है, न जाने वो किसके साथ कहाँ चली गई। पर बैथ कहती है कि थोड़ा वक्त दो, मैं किसी तरह केट को ढूंढ लूंगी। अब इस अनजान जगह पर वो किससे मदद मांगेगी। तभी उसे उस टैक्सी ड्राइवर की याद आती है। वो तुरंत उसे कॉल करती है और वो भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है।
वो उसे उस क्लब में लेके जाता है जहाँ कल रात उसने उन्हें ड्रॉप किया था। बेथ क्लब के मैनेजर को सब कुछ बताती है और उन दो आदमियों के बारे में पूछती है जो कल रात उनके साथ थे। वो बताता है कि वो दोनों इस क्लब के मेल एस्कॉर्ट्स हैं जो कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं और शायद आपकी फ्रेंड ने उन्हें हायर किया था। ये सुनकर बेथ चौंक जाती है। वो किसी तरह उन दोनों का नंबर लेकर उन्हें एक जगह पर बुलाती है। उनका वेट करते हुए बेथ ड्राइवर से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस ड्राइवर का नाम है जैन। वो बताता है कि उसकी वाइफ थी लेकिन सीरिया में हो रही लड़ाई में वो मारी गई। फिर वो बेथ की फैमिली के बारे में पूछता है। बेथ बताती है कि मैं, केट और रॉब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। केट ने ही मुझे रॉब से इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरी और रॉब की शादी हो गई और केट ने भी किसी से शादी कर ली, लेकिन हाल ही में उसका डाइवोर्स हो गया था। इतने में वो दोनों एस्कॉर्ट्स आ जाते हैं, लेकिन बेथ को देखते ही दोनों भागते हैं। जैन उनका पीछा करता है। एक एस्कॉर्ट तो बच जाता है लेकिन दूसरा जैन के हाथ लग जाता है। जैन उसे खूब पीटता है और पूछता है कि केट कहाँ पर है। बहुत मार खाने के बाद वो सच बता ही देता है कि केट ने ही हमें हायर किया था। कल ये दोनों औरतें नशे में थी और हमें अपने रिजॉर्ट लेके गई। हम तो सिर्फ केट का बैग और कुछ चीजें चुराकर भाग गए थे, हमें और कुछ भी नहीं पता। ये कहकर वो उस जगह का पता बताता है जहां उसने केट का बैग बेचा है। अब बेथ और जैन उस जगह जाकर केट का बैग वापस ले लेते हैं। बेथ फिर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करती है। इस बार वहां पर पुलिस चीफ बैठती है और पूछती है कि आपकी फ्रेंड 2 दिन पहले गायब हो गई और अब रिपोर्ट लिखा रही हैं आप। बेथ बताती है कि मैं तो कल भी आई थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने केस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि 24 घंटा वेट करो, तुम्हारी फ्रेंड खुद आ जाएगी। इस पर चीफ गुस्सा होकर इंस्पेक्टर को खूब सुनाती है। फिर वो बेथ से सारी डिटेल्स मांगती है। बेथ सब कुछ बता देती है और उन 2 एस्कॉर्ट्स के बारे में भी कहती है। वो पुलिस चीफ को केट का बैग भी देती है, लेकिन उसमें से केट का फोन निकाल कर रख देती है। एस्कॉर्ट्स का नाम सुनकर चीफ कहती है कि आप दोनों उन आदमियों को कमरे में लेके गई थी, इसलिए हमें आपका मेडिकल टेस्ट करना होगा। बेथ को एक हॉस्पिटल भेजकर टेस्ट किया जाता है, जिसका रिजल्ट अगले दिन आना होता है। चीफ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगी। अब बेथ केट के एक्स को कॉल करके पूछती है तो वो कहता है कि 1 महीने पहले मैंने आखिरी बार केट से बात की थी, उसके बाद मैंने उससे फोन पर बात भी नहीं की और ना ही मैंने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक किया है। बेथ तो अब एकदम कंफ्यूज्ड हो गई है और रिजॉर्ट लौट आती है। और यहाँ तो सेबेस्टियन ने उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया होता है और कहता है कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब ये रूम किसी और ने बुक कर लिया है। बेथ कहती है कि मैं अपना पूरा काम करके यहाँ से जाऊंगी। इस पर सेबेस्टियन उसे नीचे का एक कमरा देता है जो कि उसके अपने कमरे के पास ही है और कहता है कि इसका रेंट थोड़ा कम पड़ेगा, यहाँ पर रह लो। उस रात बेथ केट का फोन निकालती है जो उसने केट के बैग से निकाल लिया था और बैग को पुलिस चीफ को दे दिया, पर फोन पासवर्ड लॉक्ड होता है। तभी पास वाले कमरे से यानी सेबेस्टियन के कमरे से कोई आवाज आती है। बेथ बाहर आती है तो उसे एक सीक्रेट डोर दिखता है। वो अंदर झांकने की कोशिश करती है तो सेबेस्टियन आ जाता है। बेथ पूछती है कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। सेबेस्टियन बताता है कि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, इसलिए कभी कभी म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, आप मेरे साथ कभी डिनर पे चलेंगी। बेथ इनकार करके चली जाती है। फिर वो जेन को कॉल करके पूछती है और वो भी आ जाता है। इतने में रॉब भी वहां पर पहुंच चुका है। अचानक उसे देखकर बेथ चौंक जाती है और पूछती है कि बच्चा कहाँ पर है। रॉब बताता है कि बेबी सिटर उसका ख्याल रख रही है। वो जैन के बारे में पूछता है तो बेथ बताती है कि जैन केट को ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है। अब रॉब बेथ को घर ले जाना चाहता है, लेकिन वो केट के बारे में जाने बगैर जाना नहीं चाहती। तभी बेथ को पुलिस चीफ को कॉल आता है। उन्हें एक औरत की लाश मिली है जो नदी में तैर रही होती है और बेथ को उसको आइडेंटिफाई करना है। बेथ रोती हुई वहां पर जाती है तो वो केट की लाश होती है। चीफ बताती है कि शव विश्लेषण करके रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगेंगे और फिर इसके बाद रॉब बेथ को लेकर रिजॉर्ट चला जाता है। वो खुद भी वैसे बहुत परेशान है क्योंकि केट उसकी भी दोस्त थी। किसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और बातें बंद हो गई थी, पर आज उसकी लाश को देखकर रॉब को बहुत दुख होता है। अब बेथ उसे दिलासा देती है। अगले दिन रॉब फिर बेथ को लंदन चलने को कहता है, पर बेथ इस केस के बीच में कहीं जाना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम वापस जाओ और बच्चे का ध्यान रखो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। इसके बाद वो चला जाता है और बेथ केट को देखने जाती है। उसे पता चलता है कि किसी ने कत्ल करके उसे नदी में फेंक दिया था। फिर बेथ को केट की लाश के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो आखिरी बार केट का चेहरा देख ले। बेथ केट का फोन निकालती है और उसे उसके चेहरे से अनलॉक कर देती है। वो देखती है कि एक नंबर से वो अक्सर बात करती थी और ढेर सारे मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे। वो बाथरूम में जाकर सोचती है कि ये नंबर होगा किसका। उस नंबर और मैसेज को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो रॉब का नंबर है। मैसेज पढ़कर बेथ बहुत रोती है क्योंकि रॉब और केट का अफेयर चल रहा था। बेथ तो बेचारी टूट ही जाती है।
तभी चीफ पूछताछ के लिए उसे बुलाती है। वो कहती है कि उन 2 एस्कॉर्ट्स को इंटेरोगेट करके हमें पता चला कि वह कातिल नहीं है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? बैथ ना में जवाब देती है और बैथ का पासपोर्ट वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है ताकि वो इस केस के खत्म होने तक यहाँ से बाहर न जा पाए। बैथ फिर रिजॉर्ट आ जाती है। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर सेबेस्टियन से कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन बैथ को उनकी भाषा समझ में नहीं आती। वो केट के एक्स को कॉल करके पूछती है, क्या तुम्हें केट और मेरे हस्बैंड रॉब के अफेयर के बारे में कुछ पता था? वो कहता है कि हाँ, उसी वजह से मैंने केट को डाइवोर्स दे दिया। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैंने बताना ठीक नहीं समझा। अब बैथ रॉब को कॉल करके पूछती है। पहले तो वो कहता है कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन जब बैथ केट के फोन पर मिले मैसेजेस के बारे में पूछती है तो वो मान लेता है और तुरंत माफी मांगता है। वो कहता है कि हमारे आखिरी झगड़े के बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की। बैथ तो फूट फूट कर रोती है कि रॉब ने उसे धोखा दिया है। अगले दिन चीफ बैथ को इंटरोगेट करती है। वो पूछती है, क्या तुमने केट का कत्ल किया था? बैथ चौंक कर पूछती है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आपके पास कंप्लेंट करने क्यों आती? चीफ कहती है कि तुम्हें अपने पति और केट के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और तुमने केट को खत्म कर दिया। बैथ बताती है कि मुझे ये बात कल ही पता चली है। इस पर चीफ कहती है कि हम जल्द ही कातिल को ढूंढ लेंगे, अब तुम जा सकती हो। बैथ वापस आ जाती है और परेशान है कि केट और रॉब के अफेयर की बात पुलिस को कैसे पता चली। तब उसे याद आता है कि उस दिन इंस्पेक्टर सेबेस्टियन से कुछ पूछ रहा था। वो अपने कमरे को चेक करती है तो वहां पर एक हिडन माइक होता है जिसके जरिए उसकी बातें कोई सुन रहा है। अब बैथ को सेबेस्टियन पर शक होता है और वो उससे बात करने के बहाने उसके सीक्रेट डोर की चाबी निकाल लेती है जहां से वो आवाजें आ रही थी। वो उस कमरे को खोलती है तो वहां पर कई मॉनिटर्स होते हैं। दरअसल सेबेस्टियन ने यहाँ हर कमरे में हिडन कैमरा रखा होता है और वो हर कमरे के अंदर देख सकता था। बैथ घबरा जाती है कि कहीं सेबेस्टियन साइको तो नहीं है। अब बैथ उस डेट का फुटेज देखती है जब केट और बैथ क्लब में लौटे थे। फुटेज से पता चलता है कि उस रात दोनों एस्कॉर्ट्स बैथ और केट को घर लाए। एक आदमी ने बैथ को बेड पर लेटा दिया और फिर दोनों मिलकर वहां की चीजें चुराने लगे। पर केट पूरी तरह बेहोश नहीं थी और उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसे धक्का देकर दोनों वहां से भाग गए। तभी गलती से केट का पैर एक टूटे हुए गिलास पर पड़ गया और खून निकलने लगा। फिर भी वो उनका पीछा करने लगी। रिजॉर्ट के बाहर उसने एक टैक्सी पकड़ी और उनके पीछे चली गई। पर कुछ ही देर में वो एक कार में लौट आई और कार के अंदर किसी पर चिल्लाने लगी। बैथ इस कार का नंबर नोट कर लेती है। अगले दिन वो जैन की मदद से उस टैक्सी का भी पता लगा लेती है जिसने केट को रिजॉर्ट के आगे से पिकअप किया था। वो ड्राइवर को केट का फोटो दिखाकर पूछती है कि उस रात आपने इस औरत को कहाँ ड्रॉप किया था। वो सोचकर बताता है कि इस औरत ने मुझे पुलिस स्टेशन जाने को कहा था क्योंकि 2 आदमी इसका बैग चुराकर भाग गए थे। मैंने उसे पुलिस स्टेशन में ही ड्रॉप किया था। अब बैथ को शक होता है कि शायद इंस्पेक्टर भी इस केस में इन्वॉल्व है, इसलिए वो केस दर्ज नहीं कर रहा था। तभी इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर की कार का नंबर देखकर बैथ चौंक जाती है क्योंकि ये वही कार है जिसमें केट उस रात लौटी थी। अब बैथ को यकीन हो जाता है कि इंस्पेक्टर ही कातिल है। इतने में इंस्पेक्टर उस पर गन तान देता है, पर बैथ और जैन वहां से तेज भागते हैं। कुछ दूर पर जैन कहता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए वरना जल्दी पकड़े जाएंगे। बैथ भी उसकी बात मानकर दूसरी तरफ भागती है, पर इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। बैथ कहती है कि तुमने केट का कत्ल किया है, पर इंस्पेक्टर कहता है कि पागल मत बनो, उस रात वो पेकर स्टेशन आई और बकवास करने लगी, इसलिए मैंने केस फाइल नहीं किया और उसे अपनी गाड़ी में रिजॉर्ट छोड़कर चला आया। इतने में पुलिस चीफ बैथ की ओर गन तान देती है। तभी इंस्पेक्टर थोड़ा दूर जाता है लेकिन पत्थर पर फिसलकर नीचे गिरकर मर जाता है। अब चीफ बैथ को बताती है कि जहां केट की लाश मिली थी उस जगह पर एक कैमरा था जिसके फुटेज से पता चला कि एक आदमी ने बैथ को धक्का दिया और पत्थर से टकराकर वो नदी में गिरी। इसी वजह से उसकी मौत हुई। फुटेज में उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं दिखा, पर इंस्पेक्टर के फेस से काफी मिलता जुलता है और हमें लगता है कि इंस्पेक्टर का केट के साथ कोई कनेक्शन जरूर था और उसी ने केट का कत्ल किया है। अब इंस्पेक्टर भी मर चुका है, इसलिए ये केस क्लोज कर दिया जाएगा। अब बैथ को थोड़ी तसल्ली होती है कि केट की मौत के पीछे का सच पता चल गया, पर वो समझ नहीं पाती कि इंस्पेक्टर केट का कत्ल क्यों करेगा। फिर भी वो लंदन लौट आती है। केट और रॉब के अफेयर के बारे में जानकर अब वो रॉब के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देती है और अपनी चीजें पैक करके निकलती है। वो रॉब से अपनी कार की चाबी मांगती है तो वो कहता है कि मेरे कोट पॉकेट से निकाल लो। बैथ उसके पॉकेट में हाथ डालती है तो अंदर एक मोती होता है। ये उस माला का मोती है जो बैथ ने केट को गिफ्ट किया था।
अब बैथ को शक होता है कि रॉब ने ही केट का कत्ल किया होगा, वरना ये मोती इसके कोट पॉकेट में कैसे आया। वो बाथरूम में जाकर चीफ को कॉल करके ये बात बताती है, पर बाहर से रॉब उसकी सारी बातें सुन लेता है और उसे बाहर बुलाता है। फिर उसे बिठाकर पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है कि तुमने ही केट को मारा है। वो भी कह देता है कि हाँ मैंने ही मारा है, लेकिन जानबूझकर नहीं मारा। तो मुझसे मिलने चली गई, पर मुझे डर था कि कहीं वो मेरे और उसके पुराने अफेयर के बारे में तुम्हें बता न दे, इसलिए मैं उस रात वहां आया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। उस झगड़े में मेरे हाथ से उसकी माला टूट गई, शायद तभी ये मोती मेरे कोट पॉकेट में गिर गया होगा। मैंने गुस्से में उसको एक चांटा मारा और वो नीचे लुढ़क गई और पत्थर से टकरा गई। मुझे डर लगा और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैं घबराकर वहां से भाग गया। यही सच है और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। सोच लो, अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारा और हमारे बच्चे का क्या होगा। इस तरह वो बैथ को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और यहाँ बैथ रॉब को देती है एक खतरनाक ट्विस्ट। दरअसल उसने पुलिस चीफ का कॉल अभी भी कट नहीं किया होता है और इनकी सारी बातें पुलिस चीफ सुन लेती है। वो बैथ से कहती है कि थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, तुम घबराओ मत। ये जानकर रॉब गुस्से में बैथ को अटैक करने आता है, पर बैथ खुद को बचाती भी है और रॉब को एक तगड़ा किक भी मारती है। रॉब सिकुड़ कर एक तरफ गिर जाता है और बैथ अपने बच्चे को लेकर घर से चली जाती है और इसी के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।